सभी से सादर जय जिनेंद्र। सेशन की आज से शुरुआत करते हैं हम गुरुदेव के मुखारबिंद से नमस्कार महामंत्र से। आइए सुनते हैं पहले नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पठमं हवइ मंगलम। पिछले सेशन में हमने जाना था भारतवर्ष चक्रवर्ती के बारे में, तो आज उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं अपनी स्पीकर रंजना जी गौटी से अनुरोध करूंगी कि वो आज का सेशन आप स्टार्ट कर दें रिकैप के साथ। रंजना जी। जी गरिमा जी। सभी से सादर जय जिनेंद्र। पंच परमेष्टि को नमन, वंदे गुरुवरम। मुझे आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, बना दिया आपने जी। लोकानुप्रेक्षा में आज हम जम्बूद्वीप भाग 4 को प्रारंभ करने से पहले भाग 3 का क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रश्न था कि कर्म भूमि और अकर्म भूमि किसे कहा जाता है। जहां पर अस्सी मसी और कृषि का व्यवहार होता है वह कर्म भूमि है। जहां पर खेती बाड़ी होती है, व्यापार होता है, शस्त्र आदि बनते हैं, युद्ध होते हैं, ये सारे व्यवहार जहां होते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शलाका पुरुष यही जन्म लेते हैं। जहां ये सारे कर्म नहीं होते उसे भोग भूमि कहा जाता है। भोग भूमि के मनुष्यों को यौगलिक कहते हैं। जम्बूद्वीप में 6 अकर्म भूमियां हैं। वह है हेमवय, हिरण्यवय, हरिवय, रम्यकवर्ष, देवकुरु और उत्तर कुरु। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं जोड़े से कि उत्तर कुरु और देवकुरु उत्तम भोग भूमि है। यहाँ अवसर्पिणी के प्रथम आर्य का काल अवस्थित रहता है। इसके बाद रम्यक वर्ष और हरिवय, इन दोनों में अवसर्पिणी का दूसरे आर्य का जो काल है वह अवस्थित रहता है और इन्हें मध्यम भोग भूमि कहा जाता है।
तत्पश्चात हिरण्यवय और हेमवय, इन दोनों क्षेत्रों में अवसर्पिणी के तृतीय आर्य जैसा काल अवस्थित रहता है। यह दोनों भी भोग भूमि है और इसे जगन्य भोग भूमि कहा जाता है। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां भी है। पहली भरत क्षेत्र, दूसरा ऐरावत क्षेत्र और जो तीसरा है वह महाविदय की 32 विजय है। भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है, आरों का परिवर्तन होता रहता है। अवसर्पिणी काल और उसके बाद उत्सर्पिणी काल, तत्पश्चात पुनः अवसर्पिणी काल। इस प्रकार से काल चक्र के आरे चलते रहते हैं। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में होता है, परंतु महाविदय क्षेत्र की 32 विजयों में अवसर्पिणी के चतुर्थ आरे का काल हमेशा अवस्थित रहता है। वहां से सदैव तीर्थंकर आदि मनुष्य मोक्ष को जा सकते हैं, उनका मोक्ष गमन होता है। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना था पिछली बार कि भरत क्षेत्र जो जम्बू द्वीप का सबसे छोटा क्षेत्र है, एकदम जम्बू द्वीप के दक्षिण में है और इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच एक पर्वत है जिसे दीर्घ वैताड्य पर्वत कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम तक भरत क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके कारण से भरत क्षेत्र 2 भागों में विभाजित होता है, दक्षिण भरत और उत्तर भरत। तो आइए आज इस पर्वत के बारे में, जो हमने पहले जाना तो है, पर आज हम उसे इमेजेस के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। दीर्घ वैताड्य पर्वत, जिसे विजयार्थ पर्वत भी कहा जाता है, यह 50 योजन चौड़ा है और 25 योजन ऊंचा है। यह 6.25 योजन गहरा भी है और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक पूरे भरत क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इस दीर्घ वैताड्य पर्वत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे हैं। इसमें यह है कि 10 योजन ऊपर जाने पर एक समतल भूमि आती है जो 10 योजन चौड़ी है। उसके बाद पुनः यह पर्वत 10 योजन ऊंचा जाने पर पुनः 10 योजन चौड़ी समतल भूमि है। उसके बाद 5 योजन ऊपर जाने पर पुनः 10 योजन चौड़ी समतल भूमि है। ये देखिए, वैताड्य पर्वत यहाँ से यहाँ तक 50 योजन चौड़ा है और यहाँ से यहाँ तक 25 योजन ऊंचा है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 योजन
ऊंचाई हो जाने के बाद समतल भूमि इस प्रकार है, जो 10 योजन चौड़ी है। यह 10 योजन इस वैताड्य पर्वत के दोनों साइड्स में है। इसके बाद पुनः 10 योजन ऊंचाई पर यह 10 योजन समतल भूमि है और यह दोनों साइड्स में है, 10-10 योजन। पुनः 5 योजन ऊंचाई पर 10 योजन की समतल भूमि है। ये जो फर्स्ट समतल भूमि है, यहाँ पर दोनों ही साइड्स में विद्याधर श्रेणियां हैं, उनके नगर है, उनकी राजधानियां है। दक्षिण की साइड जो विद्याधर श्रेणियां हैं, वहां पर 50 नगर हैं और उसी प्रकार उत्तर दिशा में जो विद्याधर श्रेणियां हैं, वहां 60 नगर हैं। इसके बाद पुनः 10 योजन ऊपर जाने पर 10 योजन चौड़ी भूमि दोनों साइड्स में है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर शक्रदेव, जो फर्स्ट देवलोक के इंद्र हैं, शक्रेंद्र, उनके आज्ञानुवर्ती लोकपाल देवों के जो आज्ञानुवर्ती देव होते हैं, जृंभक देव, उनके यहाँ आवास है दोनों ही साइड्स में, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद पुनः 5 योजन ऊपर जाने पर 10 योजन समतल भूमि आती है, जहां पर दीर्घ वैताड्य पर्वत की इस समतल भूमि पर 9 कूट हैं, 9 शिखर हैं। तो इसे हम और अच्छे से देखते हैं। यह देखिए, यह मैंने आपको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वैताड्य पर्वत जो पूर्व से पश्चिम तक भरत क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले यह 10 योजन ऊंचाई पे यह समतल भूमि आई, जहां विद्याधर श्रेणी है। इसी प्रकार दूसरी साइड भी जो समतल भूमि है, वहां विद्याधर श्रेणियां हैं। पुनः 10 योजन ऊपर जाने पे पुनः समतल भूमि है, जहां जृंभक देवों का आवास है। 10 प्रकार के जृंभक देव होते हैं और ये वाण व्यंतर जाति के होते हैं। इसके ऊपर पुनः 5 योजन जाने पे समतल भूमि है, जहां पे 9 कूट हैं। इनमें से बीच के 3 कूट स्वर्णमय होते हैं। इस इमेज में मैंने रेड डॉट्स के द्वारा आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम तक विद्याधर श्रेणियां फैली हुई है। यह दोनों साइड्स में इसी प्रकार है। दक्षिण की तरफ 50 नगर हैं, वहीं उत्तर की ओर 60 है। और यह क्यों है? क्योंकि जम्बू द्वीप गोलाकार है, इसलिए वहां पे लंबाई अधिक हो जाती है। तो दक्षिण की ओर केवल 50 नगर हैं, जबकि उत्तर की ओर 60 है। इस प्रकार से 110 विद्याधर श्रेणियों के नगर हैं। दस प्रकार के जो जृंभक देव हैं, जो अभियोगिक श्रेणियां जहां लिखी हुई है, वहां उनका निवास होता है। उनके नाम अन्न जृंभक,
पानजृंबक, लयनजृंबक, शयनजृंबक, वस्त्रजृंबक, पुष्पजृंबक, फलजृंबक, पुष्पफलजृंबक, विद्याजृंबक, अव्यक्तजृंबक। यह नाम है उनके, और जैसे इनके नाम हैं वैसे ही कार्यों को ये संभालते हैं। जैसे अन्नजृंबक, अन्न से रिलेटेड जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के सारे चीजों की रक्षा करते हैं। पानजृंबक, पानी की। लयनजृंबक, धातु आदि की। शयनजृंबक, भवन आदि की। वस्त्रजृंबक, वस्त्रों की। पुष्पजृंबक, पुष्पों आदि की। फलजृंबक, फलों की। पुष्प फलजृंबक, जहाँ फल और पुष्प एक साथ होते हैं वहां उन चीजों की वे रक्षा करते हैं। विद्याजृंबक, विद्या की। और अव्यक्त जृंबक, कहीं कहीं पे सर्वसाधारण शब्द भी आता है, तो ये हर प्रकार की चीजों की रक्षा करते हैं। इन्हें वाण व्यंतर जाति का माना जाता है, और ये जम्बू द्वीप की सुबह दोपहर शाम फेरी लगाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और जब तीर्थंकर देव पारना करते हैं तो यही जृंबक देव सोनैया की बारिश, उस स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करते हैं। हमने वैताड्य पर्वत को जाना, वैताड्य पर्वत पे किन किन का निवास है वह जाना। इसके साथ साथ हमें एक चीज और जाननी है, और वह है वैताड्य पर्वत में रही हुई 2 गुफाएं। इस इमेज में देखिए, नीचे यहाँ पे और यहाँ पे 2 दरवाजे दिखाए गए हैं। ये दोनों ही 2 गुफाएं हैं। एक है तमिस्र गुफा और दूसरी है खंड प्रपाता गुफा। इनके ये दोनों दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और सिर्फ तब खुल पाते हैं जब चक्रवर्ती अपनी विजय यात्रा में आगे के खंडों को जीतने के लिए जाता है। सिर्फ चक्रवर्ती के समय में यह गुफाएं खुली रहती हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? 4 अंत वाली भूमि के स्वामी को चक्रवर्ती कहते हैं। संपूर्ण भरत क्षेत्र के स्वामी होते हैं। तीनों और समुद्र तक और उत्तर में हिमवान पर्वत तक इनका विस्तीर्ण शासन होता है। तो चक्रवर्ती किसे कहा जाता है? भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो संपूर्ण भरत क्षेत्र पर स्वामित्व करते हैं। इसके राजा होते हैं नरेंद्र, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें सिंह की उपमा दी जाती है। वे चक्रवर्ती भरत क्षेत्र को चारों ओर तक, यानी ऊपर हिमवान पर्वत तक और तीनों ओर लवण समुद्र तक जिनका शासन चलता है, जिनका राज्य होता है, वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। 6 खंडों पर, भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर राज करने वाले
चक्रवर्ती कहलाते हैं। जो भरत क्षेत्र के 3 खंडों पर राज करते हैं उन्हें वासुदेव कहा जाता है। चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजा सिर झुकाकर इनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती 32,000 राजाओं पर राज करते हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, जिनमें से 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं और 7 रत्न पंचेंद्रीय होते हैं। चक्रवर्ती को 9 निधियां प्राप्त होती हैं। चक्रवर्ती की माता 14 महास्वप्न देखती है। जिस प्रकार तीर्थंकर की माता स्वप्न देखती है, वैसे ही जब चक्रवर्ती भी गर्भ में आते हैं तो चक्रवर्ती की माता भी 14 महास्वप्न देखती है। भरत क्षेत्र के प्रत्येक अवसरपीणी एवं उत्सरपीणी काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव तथा 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र को एक चक्रवर्ती उसके सारे 6 खंडों को जीतता है, उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी वहां का जो चक्रवर्ती होता है, जो चक्रवर्ती होने वाला होता है, वह 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है और इस प्रकार से वह ऐरावत क्षेत्र का भी चक्रवर्ती होता है। इसी प्रकार से महाविदेश क्षेत्र की विजय में भी चक्रवर्ती होते हैं, परंतु वहां पर जगन्य 4 चक्रवर्ती हो सकते हैं अथवा उत्कृष्ट 28 चक्रवर्ती हो सकते हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। जिस जिस जाति की जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसे रत्न कहा जाता है। जैसे नॉर्मल में हम लोग मणियों को, एक्सपेंसिव बहुमूल्य रत्नों को रत्न कहते हैं, परंतु यहाँ पर जिस जाति का जो श्रेष्ठ है वस्तु है उसे रत्न कहा गया है। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती को 6 खंडों पर विजय प्राप्त कराने में ये सहायक होते हैं। इनके नाम इस प्रकार है। पहला चक्र रत्न, दूसरा छत्र रत्न, तीसरा दंड रत्न, चौथा खड़क रत्न, पांचवा मणि रत्न, छठा कांकिणी रत्न, सातवां चर्म रत्न, आठवां सेनापति रत्न, नौवां गाथापति रत्न, 10वां वर्धकी रत्न, 11वां पुरोहित रत्न, 12वां स्त्री रत्न, 13वां अश्व रत्न और 14वां हस्ती रत्न। पहला चक्र रत्न, यह आयुधशाला में उत्पन्न होता है। आयुधशाला अर्थात जहां शस्त्र आदि रखे जाते हैं, शस्त्रागार में। सेना के आगे प्रयाण करता हुआ चक्रवर्ती को शतखंड साधने का मार्ग दिखाता है। चक्रवर्ती उसकी सहायता से शत्रु का शिरच्छेदन भी कर सकता है। दूसरा रत्न छत्र रत्न, यह रत्न 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा होता है, जो छत्राकार के रूप में
सेना की सर्दी, वर्षा एवं धूप से रक्षा करता है। जब चक्रवर्ती इसे स्पर्श करते हैं तो यह रत्न, छत्र रत्न 12 योजन तक फैल जाता है। इतना यह फैल सकता है। तीसरा है दंड रत्न। यह विषम मार्ग को सम बनाता है। वैताड्य पर्वत की दोनों गुफाओं के द्वार खोलकर उत्तर भारत की ओर चक्रवर्ती को पहुंचाता है। जब चक्रवर्ती की सेना दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करती है, जब चक्रवर्ती इन गुफाओं को पार करते हैं, तब यह सेनापति के द्वारा इन गुफाओं के दरवाजे दंड रत्न से खोले जाते हैं। खड़ग रत्न। यह रत्न 50 अंगुल लंबा, 16 अंगुल चौड़ा और आधा अंगुल मोटा होता है। अपनी तीक्ष्ण धार से यह रत्न दूर में रहे हुए शत्रुओं को भी नष्ट कर डालता है। पांचवा मणि रत्न। सूर्य और चंद्रमा की तरह यह रत्न अंधकार को नष्ट करता है। इस रत्न को मस्तक पर धारण कर लेने से मनुष्य, देव तथा तिर्यंच कृत उपसर्ग नहीं होते हैं। छठा कांकिणी रत्न। यह रत्न 4 अंगुल प्रमाण का होता है। इस रत्न से चक्रवर्ती वैताड्य पर्वत की गुफा में उन 50 मंडल बनाते हैं। एक एक मंडल का प्रकाश एक एक योजन तक फैलता है और इसी रत्न से चक्रवर्ती ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम अंकित करते हैं। जब चक्रवर्ती तमिश्र गुफा और खंड प्रपाता गुफा को पार करते हैं तो घोर अंधकार उन गुफाओं में होता है। तब कांकणी रत्न से वे उनके दोनों ओर, उस गुफा की दोनों ओर उन 50 मंडल की कांकणी रत्न से रचना करते हैं। उससे प्रकाश रहता है एक एक योजन तक और सारी की सारी चक्रवर्ती की सेना उन गुफाओं को पार कर पाती है। सातवां चर्म रत्न। दिग्विजय के समय नदियों को पार कराने में यह रत्न नौका के रूप में बन जाता है और मलिच्छ नरेशों के द्वारा जल वृष्टि कराने पर यह रत्न सेना को सुरक्षा करता है। तो यह नदियों को पार कराने के लिए नौका का रूप ले लेते हैं और जब अनार्य क्षेत्र में अत्यधिक मलेच्छों के द्वारा अत्यधिक जल वृष्टि की जाती है कि जिससे कि इनकी सेना परास्त हो सके, तो उस समय यह चर्म रत्न उन सेना की सुरक्षा करता है, चक्रवर्ती की सेना की सुरक्षा करता है। आठवां है सेनापति रत्न। यह सेना का प्रमुख होता है। यह वैताड्य पर्वत की गुफाओं के द्वार दंड का प्रहार करके खोलता है। इसकी शक्ति शत्रुओं से अबाधित होती है और यह गंगा, सिंधु आदि नदियों को पार करके विजय प्राप्त कराने में समर्थ होता है। यह 4 खंडों पर विजय प्राप्त करता है। अब हमने
पहले के 7 एकेंद्रीय रत्न देख लिए और यह 8वां पंचेंद्रीय रत्न है। यह सेनापति रत्न है। तो चक्रवर्ती 6 खंडों में से 2 खंड पर स्वयं विजय प्राप्त करता है, जबकि गंगा और सिंधु नदी के उस पार जो खंड होते हैं उन 4 खंडों पर चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति विजय प्राप्त करते हैं और फिर चक्रवर्ती के पास पुनः लौट जाते हैं। और जो वैताड्य पर्वत की गुफाओं का द्वार है वह भी दंड रत्न के प्रहार से यह सेनापति ही खोलता है। 9वां रत्न गाथापति रत्न। यह रत्न चक्रवर्ती की सेना के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करता है। सभी प्रकार के धान्य, फल, साग, भाजी आदि दिन के पहले प्रहर में लगाता है। दूसरे पहर में सब पक जाते हैं। उन्हें तीसरे पहर में तैयार करके चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना को खिला देता है। तो गाथापति रत्न चक्रवर्ती एवं उसकी सेना, उसके परिवार के खाने पीने आदि की व्यवस्था को संभालता है। वर्धकी रत्न 10वां रत्न है। यह चक्रवर्ती की सेना के लिए आवास व्यवस्था करता है। यह मुहूर्त भर में 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा ऐसा 42 खंड का महल तैयार कर देता है। साथ ही पौषधशाला, रथशाला, घुड़शाल, पाकशाला, बाजार आदि सब सामग्री से युक्त नगर तक बना देता है। चक्रवर्ती 6 खंडों की विजय के समय अपने समस्त परिवार के साथ उसमें निवास करते हैं। उन्मग्न जला, निमग्न जला आदि नदियों पर पुल बांधने का काम भी यह रत्न करता है। यह दोनों जो नदियां हैं, यह वैताड्य पर्वत की जो 2 गुफाएं हैं, तमिश्रा गुफा और खंड प्रपाता गुफा, उनमें बहती हैं। तो जब चक्रवर्ती की सेना इन गुफाओं को पार करती है, तब इन नदियों पर पुल बांधने का काम यह रत्न करता है। इसके साथ साथ यह रत्न चक्रवर्ती की सेना का आवास व्यवस्था का पूर्ण ख्याल रखता है और साथ ही साथ पौषधशाला, रथशाला, घुड़शाल आदि का भी निर्माण करता है। पौषधशाला इसलिए क्योंकि चक्रवर्ती अनेक तेले करता है, तो जब वह वो तेले करता है, वहां के देवों को अपने कंट्रोल में करने के लिए तो वह तेले वह पौषधशाला में ही करता है। वह जो अनुष्ठान करता है वह पौषधशाला में करता है। 3 दिनों का अनुष्ठान किया जाता है। यह आगे वर्णन आएगा कि इस विजय यात्रा में चक्रवर्ती कितने तेले करता है, कहाँ कहाँ वे तेले होते हैं, इन सब की चर्चा कमिंग सेशन में होगा। 11वां रत्न है पुरोहित रत्न। यह ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, निमित्त शास्त्र, लक्षण और व्यंजन आदि का पूर्ण ज्ञाता होता है। यह शुभ मुहूर्त बतलाता है, शांति पात करता है। तो
इससे अष्टांग निमित्त का पूर्ण ज्ञान होता है। चक्रवर्ती को जो भी शुभ मुहूर्त देने होते हैं अथवा उनके कोई भी ग्रह आदि की विपत्ति होती है तो उसके लिए शांति पाठ करना होता है, अथवा निमित्त आदि लक्षण आदि के बारे में जो भी बताना होता है चक्रवर्ती को, तो वह सारा पुरोहित रत्न का कार्य होता है। 12वां रत्न है स्त्री रत्न। इसके प्रति चक्रवर्ती का अत्यधिक राग होता है। यह 25 योजन ऊंचे वैताड्य पर्वत की उत्तर श्रेणी के स्वामी विद्याधर की पुत्री होती है। यह संपूर्ण भरत क्षेत्र में अद्वितीय सुंदरी होती है, सदा युवती बनी रहती है। यह पुत्र प्रसव नहीं करती है और इसका स्पर्श सर्दी में उष्ण और गर्मी में शीतल होता है। यह चक्रवर्ती को बहुत ही प्रिय होती है, उनकी पटरानी होती है। 13वां रत्न है अश्व रत्न। यह श्रेष्ठ अश्व एक क्षण में 100 योजन लांग जाने की शक्ति रखता है। क्षण भर में अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाला और विजय प्रद होता है। कीचड़, जल, पहाड़, गुफा आदि विषम स्थलों को भी सहज पार कर जाता है। 14वां रत्न है हस्ती रत्न। यह ऐरावत हाथी की तरह सर्वगुण संपन्न होता है। महा सौभाग्यशील, कार्यदक्ष और अत्यंत सुंदर होता है। यह भी श्वेत रंग का होता है। तो अश्व रत्न और हस्ती रत्न यह दोनों तिर्यंच हैं और स्त्री रत्न, पुरोहित रत्न, वर्धकी रत्न, गाथापति रत्न, सेनापति रत्न यह मनुष्य जाति के हैं। इस प्रकार से ये जो 7 रत्न हैं यह पंचेंद्री रत्न है। प्रत्येक रत्न के 1000 देव रक्षक होते हैं। ये सारे देवाधिष्ठायक होते हैं और प्रत्येक जो रत्न है उसके 1000 देव उसकी रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ चक्रवर्ती के 9 महानिधियां भी होती हैं। महानिधि कहते हैं बड़े खजाने को। महानिधि कहा जाता है बड़े खजाने को। इसे महानिधान भी कहा जाता है। 9 महानिधियों को महानिधान भी कहा जाता है। यह 9 महानिधियां हैं नैसर्प निधि, पांडुक निधि, पिंगल निधि, सर्व रत्न निधि, महापद्म निधि, काल निधि, महाकाल निधि, माणवक निधि और शंख निधि। यह जो निधियां हैं ये निधियां 8 चक्रों पर अवस्थित होती हैं और ये निधियां 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची होती है। स्वर्णमय होती है।
इनके कपाट होते हैं जो वैडूर्य मणि से जड़ित होते हैं और इनके कपाट समतल होते हैं। ये गंगा के मुहाने पर स्थित होती हैं। इनके अधिष्ठायक देव होते हैं। हर निधि के अपने अपने अधिष्ठायक देव होते हैं और वे देव एक पल्योपम की आयु के होते हैं। जब चक्रवर्ती अपनी विजय यात्रा से लौटते हुए गंगा के मुहाने से आगे बढ़ते हैं, तब पाताल से ये निधियां उस चक्र निकलकर पाताल से निकलकर यह निधियां चक्रवर्ती का अनुसरण करती है। इस प्रकार से ये 9 महानिधियां चक्रवर्ती को प्राप्त होती हैं और चक्रवर्ती के राज्य पर शासन करने में ये निधियां उसका बहुत सहयोग करती हैं। ये जो निधियां हैं यह शाश्वत है और अक्षय ज्ञान का खजाना है। ये निधियां शास्त्र रूप में होती हैं। देखते हैं इन निधियों से क्या प्राप्त होता है। तो चक्रवर्ती की जो 9 महानिधियां होती हैं उनमें से पहली निधि है नैसर्प निधि। ग्राम, नगर, भवन, आपण आदि की रचना का ज्ञान नैसर्प निधि से प्राप्त होता है। इसमें वास्तुशास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता है। किस प्रकार से ग्राम, नगर आदि का निर्माण किया जाए, किस प्रकार से भवनों की रचना की जाए, यह सारा ज्ञान नैसर्प निधि में चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। दूसरी जो निधि है वह है पांडुप निधि। इसमें गणित शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता है। इसके साथ साथ वनस्पति शास्त्र का, बीज, पुष्प, फल आदि इन सब चीजों का भी पांडुप निधि में पूर्ण ज्ञान होता है। और इसके साथ साथ तौल, माप, प्रमाण आदि इन सब विधियों का, इनके जो उपकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसे की जाती है, इन सब की पांडुप निधि के शास्त्र में पूर्ण वर्णन होता है। तीसरी जो निधि है वह है पिंगल निधि या पिंगलक निधि। इसमें स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़े की समस्त आभरण विधि का ज्ञान होता है। आभरण के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है भरण पोषण और दूसरा होता है गहने बनाने का ज्ञान, आभूषण बनाने का ज्ञान। तो इस शास्त्र में स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़े आदि का भरण पोषण कैसे किया जाए उसका भी ज्ञान होता है। और कई पुस्तकों में यह भी आता है कि इनके जो आभूषण बनते हैं उनका पूर्ण वर्णन, उनकी कैसे रचना की जाए, उनका कैसे निर्माण किया जाए, उसका ज्ञान पिंगल निधि में होता है। चौथी निधि है सर्व रत्न निधि। चक्रवर्ती के 7 एकेंद्रीय एवं 7 पंचेंद्रीय रत्न, इन 14 रत्नों की श्रेष्ठ उत्पत्ति का वर्णन इस निधि में है। इन सारे रत्नों को और उत्तम किस प्रकार से किया जाए इसका भी वर्णन
इस निधि के शास्त्र में है। 5वीं निधि है महापद्म निधि। सभी प्रकार के वस्त्रों के निर्माण और निष्पत्ति, रचना की जो विधि है, रंग, धातु आदि के निर्माण की विधि का ज्ञान महापद्म निधि में है। तो वस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान महापद्म निधि में प्राप्त होता है। 6ठा है काल निधि। 100 प्रकार के शिल्पों का ज्ञान तथा भूत भविष्य के शुभाशुभत्व का ज्ञान कराने वाली निधि है काल निधि। जैसा कि यह नाम है काल, तो इसमें भूत भविष्य आदि का शुभ अशुभ आदि का ज्ञान इस निधि से होता है। इसके साथ साथ ज्योतिष आदि विद्याओं से रिलेटेड यही निधि है। इसमें शिल्प ज्ञान भी सम्मिलित है जो 100 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का शिल्प ज्ञान, 5 प्रकार का शिल्प होता है और उन सब के 20-20 डिवीजन हैं। तो इस प्रकार से टोटल 100 प्रकार के शिल्प होते हैं। तो उन सारे 100 प्रकार के शिल्पों का ज्ञान काल निधि में प्राप्त होता है। 7वां है महाकाल निधि। विविध प्रकार के स्वर्ण, रजत, लोहा, हीरा, मूंगा आदि की उत्पत्ति का ज्ञान महाकाल निधि से प्राप्त होता है। इसमें धातुओं का ज्ञान तथा हीरे, मूंगे आदि प्रेशियस स्टोन्स का जो ज्ञान है वह महाकाल निधि में वर्णित है। 8वां है माणवक निधि। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की सामग्री एवं युद्ध नीति वह दंड नीति का ज्ञान कराने वाली। माणवक निधि में युद्ध का पूर्ण ज्ञान होता है। युद्ध में क्या क्या रूल्स फॉलो करने, यदि कोई दोष सेवन करे या यदि शत्रु की सेना से किसी को पकड़ा जाए आदि तो उन्हें क्या दंड दे, कोई कुछ गलती कर दे तो उन्हें क्या दंड दिया जाए, इन सब का ज्ञान इस निधि में प्राप्त होता है। 9वां है शंख निधि। सब प्रकार की नृत्य विधि, नाटक विधि, काव्य एवं वाद्यों की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाली। सब प्रकार की जो कलात्मक चीजें हैं उनका ज्ञान कराने वाली जो निधि है वह है शंख निधि, जिसमें नृत्य, नाटक, काव्य, इंस्ट्रूमेंट्स आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह चक्रवर्ती की 9 निधियां हैं और ये सारी निधियां चक्रवर्ती को प्राप्त होती हैं और वह इन निधियों की सहायता से, इन निधियों की हम सहायता भी नहीं बोल सकते, हमें इस प्रकार से कहना है कि ये सब देव अधिष्ठायक होते हैं ये सारी निधियां, और चक्रवर्ती का इन पे भी कंट्रोल होता है। तो चक्रवर्ती इनके द्वारा अपने 6 खंडों पर राज करने में इनकी हेल्प लेता है। ये निधियां जब तक चक्रवर्ती होते हैं तब तक रहती हैं, चाहे वे ये निधियां हो चाहे रत्न हो, सारे के सारे विदिन 6 months आफ्टर द चक्रवर्ती की डेथ के बाद 6 महीने तक रहते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें समाप्त होना पड़ता है, वे पुनः अपने स्थान पे लौट जाते हैं।
आई थिंक 9:30 हो गए हैं, यहीं तक आज करते हैं और अगली सेशन में इससे आगे का हम देखेंगे। 2 मिनट रचना। बिल्कुल रंजना जी। जी जी। किसी का कोई प्रश्न था क्या? यहाँ पे कोई पूछ रहे थे क्या अभी? रंजना जी, इतना अद्भुत एक तो ये विषय है और कठिन भी है साथ ही साथ, और इसको इतने सरल तरीके से हम सभी के समक्ष आपने इतना सुंदर मतलब प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे। अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज हैंड रेज करें अपना। सरोज जी छाजेड़ हैं। सरोज जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र, मैं जय पूछना चाह रही थी कि ये महाविदेह में जघन्य 4 और उत्कृष्ट 28 जो चक्रवर्ती बताए हैं वे किस अपेक्षा से हैं? देखिए, जहाँ पे महाविदेह क्षेत्र में जहाँ पर चक्रवर्ती होते हैं वहां पे वासुदेव नहीं होते हैं। ओके। तो जब जी फरमाइए। तो 32 विजय हैं वहां पे। जब 4 चक्रवर्ती हैं, जैसे आप सुना होगा ना, अभी 4 तीर्थंकर वहां विहरमास विभाजित हैं, तो वैसे ही जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहां चक्रवर्ती भी हो सकते हैं। हाँ, तो उत्कृष्ट 32 विजय में 32 नहीं 28 बताए हैं। 32 इसलिए नहीं है क्योंकि वासुदेव जगन्य 4 होते हैं, तो इसलिए 32 में से जब 4 माइनस अपने करेंगे ना तो उत्कृष्ट 28 ही हो सकते हैं। ओके। क्योंकि चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक समय में एक स्थान पे नहीं होते हैं जी। और तो एक वैताड्य पर्वत पर 4 खंड बताए हैं, वैताड्य पर्वत के पार। तो वैताड्य पर्वत तो 2 भागों में विभक्त करता है, उसके दूसरी ओर 3 खंड होंगे, 4 कैसे? कहा है, 4 नहीं कहा है, 3 6 खंड है टोटल, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ। लेकिन यहाँ पर एक जगह पर बताया कि 4 खंड पर विजय प्राप्त करते हैं नहीं सहायता से। वो नहीं, 1 मिनट, सेनापति रत्न का आप कह रहे हैं, वो जो 6 खंड है, तो जो सेनापति रत्न है वे जैसे जो 6 खंड है उसमें से जो बीच वाले 2 खंड है उन्हें चक्रवर्ती खुद जीतता है, स्वयं जीतता है। परंतु गंगा और सिंधु नदियों के पार जो 2-2 खंड हैं, वो 4 खंड हुए ना, 2 गंगा नदी के पार और 2 सिंधु नदी के पार, तो टोटल 6 खंड हुए हैं। पर वो जो गंगा और सिंधु नदी के पार वाले जो 4 खंड हैं वो वहां चक्रवर्ती नहीं जाते हैं, वे अपने सेनापति को और सेना को भेजते हैं। तो वे चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति उन खंडों पर विजय प्राप्त करके पुनः चक्रवर्ती के पास लौटते हैं। इस प्रकार से चक्रवर्ती 6 खंडों पर अपना साम्राज्य चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो किसी की तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके रंजना जी, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी ये है, आपके सेशन के बाद होता है ये ये जानने का मौका मिलता है कि हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स ने कितने ध्यान से, कितने कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन देखा है, प्रेजेंटेशन पूरा देखा है, समझा है। जी, तो मैं इससे भी ज्यादा गरिमा जी मुझे लगता है कि हम ये तो जानना ही चाहते हैं कि उन्होंने कितने इंटरेस्ट के साथ इसे देखा है, पर यह भी हमें पता चलता है कि उन्हें कितना समझ में आया है और उन्हें मौका मिलता है कि कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पुनः पूछ सकते हैं। हाँ, पुनः क्लियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
अपने अगले क्रम पे, जो कि क्विज है। क्विज के बिना तो हमारा कोई भी सेशन कंप्लीट होता नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगी राहुल जी से क्विज के लिए। तो आप सब तैयार हैं? एक मिनट। जय जिनेंद्र सभी को। जी मधु जी आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जय जिनेंद्र। पहले तो मैं ये मधु जी बोलना आपकी चाहती हूँ। आवाज नहीं आ रही है, हालांकि आप अनम्यूट किया हुआ है आपने, पर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आ नहीं, रही है। उनकी दे रही है। जय तो जिनेंद्र। लिंक आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जा रहा है, मधु जी आप और कुछ मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया है चैट में। सो आप उस लिंक को क्लिक करके गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और 3 बोनस क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर प्लस पुराना रिकैप उस पे ही आधारित है। आज जो हमने सुना उसी पर ये सारे क्वेश्चंस आधारित है, और हम फिर से खोजना चाहते हैं 3 डिस्टिंक्टिव प्लेयर्स को। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमारे साथ 13 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। कुसुम जी बैद हैं हमारे साथ, सुधा जी हैं, हेमलता जी हैं, सुशीला जी हैं, अमन जी बुच्चा हैं, रेखा जी, सरोज जी, कविता जी, आरती जी। 15 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। यहाँ हमारे पास 29 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई रिक्वेस्ट, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जा चुका है, वहां पे भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और चैट बॉक्स पे भी लिंक जा चुका है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम 1 मिनट और वेट करते हैं। वनीता जी सुराना ने ज्वाइन कर लिया है, सरोज जी ने ज्वाइन किया है, शकुंतला जी ने ज्वाइन किया है। तो 15-16 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं। तो हम क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन रैपिड फायर है, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। चक्रवर्ती भारत वर्ष के कितने खंडों का अधिपति होता है? 2, 3, 4, 6। चक्रवर्ती भारतवर्ष के कितने खंडों का अधिपति होता है? 6 खंडों का अधिपति होता है। 13 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। ओ मरम, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स करेक्ट आए हैं। 13 के 13 पार्टिसिपेंट जिन्होंने आंसर किया वो उन्होंने करेक्टली किया। अगला क्वेश्चन, वासुदेव भारतवर्ष के कितने खंडों पर राज करता है? वासुदेव भारतवर्ष के कितने खंडों पर राज करता है? 3, 6, 2, 4। वासुदेव भारतवर्ष के 14 खंडों पर राज करता है। 14 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती का कौन सा रत्न गंगा और सिंधु नदी के पार वाले देशों को जीतने में बलिष्ठ होता है? पुरोहित रत्न, स्त्री रत्न, सेनापति रत्न, काकिनी रत्न। सेनापति रत्न करेक्ट आंसर है, और 8 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली इसको आंसर किया। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भरत क्षेत्र के दीर्घवैताड्य पर्वत के शिखर तल पर कितने कूट हैं? भरत क्षेत्र के दीर्घवैताड्य पर्वत पर कितने कूट हैं? करेक्ट आंसर 9 है। एक पार्टिसिपेंट ने इसको करेक्टली आंसर किया। किसी ने 3 लिखा है, किसी ने 6 लिखा है, किसी ने 50 लिखा है। रंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को क्लैरिटी नहीं है इस चीज पे।
क्विज कर लीजिए, उसके बाद मैं पुनः रंजना जी इसके आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। आप क्विज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं ये क्लियर कर दूंगी। एक मिनट, मुझे शायद स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग। जी आप रंजना जी इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी क्लैरिटी। जी जी। अच्छा, जी इसमें ये देखिए, वैतराग्य पर्वत पे, एक मिनट, ये देखिए एकदम ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैताड्य पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि है उस पे यह 9 कूट है। इनमें से सेंटर के 3 कूट स्वर्णमय है। यह जो मैंने आपको दिखाया था ना, दीर्घ वैताड्य पर्वत 10 योजन ऊंचाई पे समतल भूमि है, पुनः 10 योजन ऊंचाई पे समतल भूमि है, और पुनः 5 योजन ऊंचाई पे समतल भूमि है। तो यह जो समतल भूमि है यह 10 योजन की है। तो इस 10 योजन चौड़ाई वाली समतल भूमि पर 9 कूट हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ? जी रंजना जी आपने इतने अच्छे से इसको मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, ये हमारे सारे श्रोतागण को जरूर क्लियर हुआ होगा। और मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चक्र की सेना के लिए आवास व्यवस्था किस रत्न के द्वारा की जाती है? स्त्री रत्न, मणि रत्न, वर्धकी रत्न, काकिनी रत्न। वर्धकी रत्न के द्वारा आवास व्यवस्था की जाती है चक्रवर्ती की सेना के लिए। और हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे। लीडरशिप बोर्ड पे आरती जी लीड करती हुई, फॉलोड बाय अमन जी बुच्चा और रेखा जी। पांचों के पांचों क्वेश्चन आरती जी ने करेक्टली आंसर किए हैं। ओ मरम आपके लिए, और बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ आपने इसको आंसर किया। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती वैताड्य पर्वत की गुफा में किस रत्न से 49 मंडल बनाता है? दंड रत्न, असी रत्न, चक्र रत्न, काकिनी रत्न। वैताड्य पर्वत की गुफा में किस रत्न से 49 मंडल बनाता है? काकिनी रत्न से चक्रवर्ती ये 49 मंडल बनाता है। 7 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। सिंस मेजॉरिटी ने इसको करेक्टली आंसर किया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती का चक्र रत्न कहाँ उत्पन्न होता है? भोजनशाला में, पौषधशाला में, आयुधशाला में, श्रीघर में। चक्र रत्न कहाँ उत्पन्न होता है? आयुधशाला में उत्पन्न होता है। 10 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। और अगला क्वेश्चन, वास्तुशास्त्र ग्राम नगर आदि के निर्माण से संबंधित निधि कौन सी है? पिंगल निधि, शंख निधि, नैसर्प निधि, काल निधि। कौन सी निधि ग्राम नगर आदि के निर्माण से संबंधित निधि है? वो है नैसर्प निधि। 8 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। अगला क्वेश्चन, भरत क्षेत्र के वैताड्य पर्वत के दक्षिणवर्ती विद्याधर श्रेणी में कितने विद्याधर नगर हैं? 14, 24, 50, 10। कितने विद्याधर नगर हैं? 6 विद्याधर नगर हैं। 50 विद्याधर नगर है। 6 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया।
त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। और अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती के स्त्री रत्न की प्रभव गति क्या होती है? देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंज गति। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के क्विज में भी इस प्रश्न पर चर्चा की थी और नरक गति करेक्ट आंसर है। 11 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे। लीडरशिप बोर्ड आपके सामने, आरती जी, अमन जी और रेखा जी ऑन टॉप 3 पोजीशन, कोई चेंजेस नहीं। हेमलता जी बस थोड़े से पॉइंट्स आप पीछे हैं। हम चलते हैं बोनस राउंड पे। बोनस राउंड क्वेश्चन नंबर 1, टाइम कम पॉइंट ज्यादा। दीर्घ वैताड्य पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 50 योजन, 40 योजन, 30 योजन, 25 योजन। कितनी ऊंचाई है? करेक्ट आंसर है 25 योजन। 3 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। रंजना जी, आप इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसमें जी। थोड़ी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। जी, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करिए। मैंने ऑफ कर दी है। जी। जी, तो यह देखिए दीर्घ वैताड्य पर्वत, इसकी चौड़ाई है 50 योजन और इसकी ऊंचाई है, एक मिनट, इसकी चौड़ाई है 50 योजन। यहां से यहां तक यह 50 योजन चौड़ा है और इसकी ऊंचाई है 25 योजन, जो 3 तरह से विभक्त है। पहले 10 योजन, फिर समतल भूमि, फिर 10 योजन, फिर समतल भूमि, फिर 5 योजन, फिर समतल भूमि। तो 10 + 10 + 5 = 25। तो वैताड्य पर्वत की ऊंचाई है 25 योजन और इसकी चौड़ाई है 50 योजन और यह 6.25 योजन गहरा है और इसके साथ साथ इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक भरत क्षेत्र की जितनी लंबाई जहां होती है उतनी लंबाई है। जी राहुल जी, सबको आपको समझ में आया? सबको धन्यवाद। मैं जी, सबको समझ में जरूर आ गया। आपने आ इतने गया हो। अच्छे तरीके से किसी की इमेज कोई की तरह क्वेरी हो एक्सप्लेन तो किया आप इसको। पूछ सकते हैं। कूट का मीनिंग क्या है? ये एक क्वेरी आई हुई थी एकता जी संचेती की। जी, कूट का मीनिंग क्या है? जी। शिखर, शिखर, शिखर। ओके, तो अब हम पीक। चलते हैं अपने लीडरशिप बोर्ड पे। इस क्वेश्चन के बाद लीडरशिप बोर्ड आपके सामने, और लीडरशिप बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भरत क्षेत्र के वैताड्य पर्वत के उत्तरवर्ती विद्याधर श्रेणी में कितने विद्याधर नगर हैं? 8, 10, 24, 60। कितने विद्याधर नगर हैं? 60 विद्याधर नगर है। 5 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। और अगला क्वेश्चन के पहले लीडरशिप बोर्ड आपके सामने। लीडरशिप बोर्ड में चेंजेस, हेमलता जी ऑन 3rd पोजीशन नाउ। तो आरती जी, अमन जी और हेमलता जी ऑन 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशन। लास्ट क्वेश्चन आज का, आखिरी बोनस क्वेश्चन। फास्ट आंसर्स के लिए कोई पॉइंट नहीं है, आपको करेक्टली आंसर करना है। नव निधि को डैश भी कहा जाता है? नव प्रसिद्धि, नव निधान, नव सिद्धि, नव मंगल। नव निधि को डैश भी कहा जाता है, नव निधि को नव निधान भी कहा जाता है। ओम अरहम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। 13 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। यह दर्शाता है कितने ध्यान से आज हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे थे। ओम अरहम सभी के लिए। और हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे। आज का लीडरशिप बोर्ड आप सभी के सामने, उसमें थोड़ा सा बदलाव। आरती जी, अमन जी और रेखा जी ऑन 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशंस।
हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस जरूर है, पर इम्पॉर्टेंट है हम सब ने आज जो सीखा और उसको हम आगे ध्यान रखें। रिवीजन के लिए यूट्यूब लिंक भी आपसे शेयर की जाएगी। आप कोई भी पुरानी क्लास जो आपने मिस करी हो तो उसको यूट्यूब लिंक पे जरूर सुने। और हम चुनते हैं 3 डिस्टिंक्टिव प्लेयर्स को। आज भी हम 3 डिस्टिंक्टिव प्लेयर्स को चुनेंगे, और जितने भी हमारे क्विजेस हुए हैं अभी तक, उन सभी में जितने भी डिस्टिंक्टिव 3 प्लेयर्स रहे हैं टॉप पे, उनको हम चूज करके उनके लिए कुछ टीपीएफ दिल्ली की तरफ से हम भेजेंगे। तो ओवर टू यू गरिमा जी। धन्यवाद राहुल जी, अमेजिंग क्विज के लिए एज यूजुअल। मेरा मेरा अनुरोध पूजा जी से आभार ज्ञापन हेतु। पूजा जी। बहुत बहुत आभार रंजना जी का, साथ ही में हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम राजेश जी, कविता जी और राहुल जी और गरिमा जी, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किया और सबको इतना मनोरंजन के साथ में इतनी चीजों का ज्ञान दिया है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आप सबका। और जय जिनेंद्र इसी के साथ में। धन्यवाद पूजा जी। गरिमा जी, शायद जी। एक प्रश्न है आया हुआ चैट बॉक्स में कि वासुदेव और हाँ। चक्रवर्ती एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? तो देखिए, चक्रवर्ती जो होते हैं वे 6 खंडों पे राज करते हैं, और वासुदेव जो होते हैं वे उन्हीं में से 3 खंडों पे राज करते हैं। तो वासुदेव जब अपने टाइम में होते हैं तो वे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी होते हैं राजाओं में उस समय के। अगर चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक समय में होंगे तो फिर वासुदेव इतने पावरफुल रह नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो उनसे डबल 6 खंडों के हैं। तो ये उनकी पुण्याई होती है। तो इसलिए जहां चक्रवर्ती होते हैं वहां पे वासुदेव नहीं होते उस समय, और जहां वासुदेव होते हैं उस समय वहां चक्रवर्ती नहीं होते। ये सिर्फ महाविद्य क्षेत्र का ही रूल नहीं है, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है। उस समय तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जहां होंगे वहां वासुदेव नहीं होंगे। एकता जी का कोई प्रश्न है, पूछना चाह क्या रही हैं? विजय में भी खंड होते हैं? जी, विजय में भी 6 खंड होते हैं, हर विजय में होते हैं। भैया, हम आज का सेशन पे कंक्लूड करें? जी बिल्कुल गरिमा जी, जैसा कि बाकी सेशंस की तरह ये सेशन भी एकदम अद्भुत रहा। हम सबका ज्ञान वर्धन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार रंजना जी का। और ऐसे ही होता रहेगा अपने आने वाले सेशंस में भी, जो कि और बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जय जिनेंद्र सभी से। सभी को जय जिनेंद्र। जी, सभी से जय जिनेंद्र।